धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दोपहर से न्यूज चैनल हो चाहे सोशल मीडिया हो, एक खबर बड़े जोर शोर से चलाई जा रही है या चलवाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के करीबी यानी कि कांग्रेस पार्टी के एक और युवा चेहरे जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके आने से जाने से भाजपा को फायदा, कांग्रेस को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में होगा। और ये उसी तरीके का घटनाक्रम साबित होगा जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सारे विधायकों को लेकर चले गए, बीजेपी में कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि जिस उम्मीद के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, अभी तक उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ये तमाम कहानी आप जानते हैं। इसी के साथ एक चीज और बताने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से सिर फुटअव्वल शुरू हो गया है, क्योंकि बगावत के लगभग एक महीने के बाद जब वापस लौटे थे सचिन पायलट, तो उनसे कहा गया था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के जरिए कि वो उनकी तमाम डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साल भर का वक्त बीतने जा रहा है, अभी तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई हैं, जिसके चलते उन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। यानी कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब जितिन प्रसाद और फिर राजस्थान में सचिन पायलट के रूप में कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है। इसके अलावा झटकों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां पर नवनियुक्त जो प्रभारी बनाए गए हैं संजय दत्त, वो पहुंच चुके हैं। 6 दिनों तक वहां कायम करेंगे, यानी कि स्टे करेंगे, रुकेंगे, तमाम चीजों को देखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा पंजाब का हाल आप लोगों के सामने है, जहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू आपस में सिर भिड़ाए हुए हैं, और वो भी तब जब चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जितिन प्रसाद से जुड़ी हुई कि आखिर जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में क्यों लाया गया, इसी वक्त क्यों लाया गया, और जब उन्होंने ज्वाइनिंग की तो उन्होंने आदित्यनाथ योगी का नाम क्यों नहीं बोला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वहां के जो सीएम हैं आदित्यनाथ योगी है। साफ कर दिया बीजेपी ने, जो पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी कि हम आदित्यनाथ योगी को नहीं हटाएंगे, आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो 2 हिस्सों में पूरी बातचीत आपके सामने रखने जा रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जैसे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार आपको ना बताने के। जी चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मुझे लगता है आपको जितिन प्रसाद की शख्सियत पर, उनके व्यक्तित्व पर नजर डाल लेनी चाहिए। तो उनके व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं पहले उनकी कांग्रेस पृष्ठभूमि को लेकर। ये खानदानी कांग्रेस रहे हैं, इनके अब्बा, दादा, अब्बा, तमाम लोग ये लोग कांग्रेसी रहे हैं। आगे मैं वीडियो की शक्ल में रखूंगा कि कैसे इनका इस बात को लेकर गुणगान किया जा रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, 2004 में पहली बार सांसद बन गया शाहजहांपुर से, 2009 में धोरहरा से जीत के आए और इनको मंत्री भी बनाया गया यूपीए सरकार में, यानी कि मनमोहन सिंह की सरकार में। 4 बड़े मंत्रालय इनको दिए गए। इसके बाद 2014 के चुनाव में ये हार गए। 2017 में इन्होंने तिलहर विधानसभा सीट से किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी ये टाएं फीस हो गए। इसके अलावा 2019 का वक्त आया तो इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ से भी इनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये वो वक्त था जब इनके भाजपा में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। 2019 के चुनाव से पहले आपको ठीक याद होगा कि जितिन प्रसाद जो है बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, तमाम चर्चाएं चल रही थी। मीडिया वाले इनके पीछे भाग रहे थे, सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहे थे। हो सकता है उस टाइम ना पटी हो, क्योंकि जो ये सीट मांग रहे हो भाजपा वाले वो सीट ना दे पा रहे हो, या भाजपा को इनकी ज़रूरत ही ना हो कि भैया हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये मजबूरी बस कांग्रेस में रुक गए। इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। अब 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इनके आने से साफ लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। भाई 2017 में किस्मत आजमा ली, तो 2022 में किस्मत क्यों नहीं आजमाएंगे, इससे क्या इनकार किया जा सकता है। लेकिन इनकी आमद पर, इनकी एंट्री पर किस तरीके से देश के डायनेमिक मिनिस्टर, वो मीडिया कहता है ना, रेल मंत्री पीयूष गोयल को, वो किस तरीके से इनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी ज़बानी खुद सुन लीजिए। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेन जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो,
चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। सुन लिया आपने। तो ये तमाम तरीके से निकल के एक प्रोफाइल आता है। अब इसके बाद इनसे जुड़े हुए कुछ विवादों की बात कर लेते हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ विवाद सबसे पहले आता है इनके अब्बा से जुड़ा हुआ। इनके अब्बा जितेंद्र जो प्रसाद हैं, उन्होंने कांग्रेस में 2000, कोई कह रहा है 2000 में, कोई कह रहा है 1999 में सोनिया गांधी के सामने जो है अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। 2001 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। लेकिन अगर इनसे जुड़े विवादों की बात करें तो आपको याद होगा पिछले साल का वो मामला जब इन्होंने G21 की तरह एक लेटर लिख दिया था सोनिया गांधी को कि इसमें चुनाव होना चाहिए कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। और उसके बाद लखीमपुर खीरी की जो यूनिट थी कांग्रेस की, उसने बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया और कहा कि इन्हें पार्टी में रखना नहीं चाहिए, इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। बावजूद इसके कांग्रेस में इनकी अहमियत कम नहीं हुई। वर्तमान समय में जो बंगाल के चुनाव हुए हैं उसमें भी कांग्रेस ने इनको बंगाल का प्रभारी बना के भेजा। इन्होंने वहां जाने पर आईएसएफ पर सवाल उठाए, अब्बास सिद्दीकी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर, और विधायकों को जो टिकट बांटे गए हैं प्रत्याशियों को, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए। हालांकि कुछ कर नहीं पाए और वहां पे बहुत बुरा हश्र हुआ कांग्रेस का। 2016 के मुकाबले वो अपनी जो सीटें थी वो भी नहीं बचा पाई और उसका सुपड़ा एक तरीके से साफ हो गया। इसके अलावा 2019 से माना जा रहा था कि ये बीजेपी में चले जाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले, और अब आखिर में इनकी वो तमन्ना पूरी हो गई है। लेकिन अपनी तमन्ना पूरी होने पर ये किस तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं, इनके शब्दों को सुनिएगा, उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। सुन लिया आपने। इन्होंने जिक्र किया जेपी नड्डा का, इन्होंने जिक्र किया अमित शाह का, इन्होंने जिक्र किया नरेंद्र मोदी का। लेकिन जब ये कर्मयोगी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि इसके बाद ये शायद उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी का नाम बोलेंगे, लेकिन आदित्यनाथ योगी का तो इन्होंने नाम नहीं लिया। तो ये क्या चीज़ है
जो उन्होंने आदित्यनाथ योगी का नाम ले लिया। और दूसरे, इनकी जो सदस्यता ज्वाइन कराई गई है वो पीयूष गोयल की मौजूदगी में क्यों कराई गई है? भाई अमित शाह को होना चाहिए था अगर इतना बड़ा नेता है, जेपी नड्डा को होना चाहिए था अगर वाकई में इतना बड़ा नेता है। तो इस पर कुछ चीज़ों पर रोशनी डालें। तो देखिए, आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर एक नैरेटिव बन गया है कि उत्तर प्रदेश के सीएम ठाकुर हैं, यानी कि राजपूत हैं, इसके अलावा वो यहाँ किसी की चलने नहीं देते। और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उसी के चलते जब एंट्री उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी की हुई तो यहाँ उन्हें हाथों हाथ लिया गया। ब्राह्मणों को लगा कि हमारी कोई नेता आ गई है या हमारा कोई नेता हो सकता है। इसके लिए आप देखेंगे कि मीडिया में बैठे हुए जो ब्राह्मणवादी सोच के व्यक्ति हैं वो भी उनको प्रमोट करने में किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ते। प्रियंका गांधी स्कूटर पर बैठ कर निकल चुकी हैं, प्रियंका गांधी बिजनौर में पहुंच गई हैं, प्रियंका गांधी जो है नाव से सफ़र कर रही हैं, प्रियंका गांधी सड़क पे बैठ गई है, मछुआरों को तमाम तरीके से ब्रांडिंग करने में लगा रहता है। तो बीजेपी को इस बात का एहसास है कि यहाँ ब्राह्मणों में गुस्सा है। इसी के चलते आप देखेंगे पीएमओ में, यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस में तैनात पूर्व आईएएस ए के शर्मा को भी उत्तर प्रदेश भेजा गया, उनको एमएलसी बनाया गया। हालांकि अभी तक उनको मंत्री पद नहीं मिल पाया, लेकिन आदित्यनाथ योगी के बगल में बंगला तो मिल गया। मैसेज तो साफ दे दिया ब्राह्मणों को पूर्व उत्तर प्रदेश के देखिए आदित्यनाथ योगी बंगला नंबर 5 में और ए.के. शर्मा बंगला नंबर 4 में। हम कितनी महत्ता दे रहे हैं। अब यहाँ जितिन प्रसाद को लाने के पीछे भी यही मैसेज देने की कोशिश बीजेपी के जरिए दी जा रही है कि देखिए हम ब्राह्मणों को महत्ता दे रहे हैं। आदित्यनाथ योगी से अलग हटके, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, आदित्यनाथ योगी से अलग हटके यानी कि ठाकुर से अलग हटके हम सीधे तौर पर, हम कौन, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हम सीधे तौर पर अहमियत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को। तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण आदित्यनाथ योगी की राज में, यानी कि सीएम आदित्यनाथ योगी की राज में अपने आप को प्रताड़ित न समझे। सीधे प्रधानमंत्री उनसे संपर्क रखना चाहते हैं, सीधे अमित शाह, जेपी नड्डा उनसे संपर्क रखना चाहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की गई। तभी तो आप देख सकते हैं कि जितिन प्रसाद ने एक बार भी आदित्यनाथ योगी का नाम नहीं लिया। तो ये एक राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम है जिसे देखने और समझने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। अभी तमाम चीज़ें इसी तरीके से उभर के आ रही हैं, लेकिन आप मीडिया को देख सकते हैं कि अमित शाह के घर पे पहले मुलाकात की, बाद में जाके पीयूष गोयल के हाथों जो है सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। लेकिन इस पे भी तो बताओ भैया, जब इतना बड़ा नेता है अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनको सदस्यता क्यों नहीं दिलाई गई? जानते हैं क्यों? क्योंकि नाराज़गी सीधे तौर पर आदित्यनाथ योगी से नहीं लेनी है। टकराव की स्थिति सीधे तौर पर आदित्यनाथ योगी के सामने नहीं पेश करनी। ये तो कहना है कि हमने ब्राह्मण नेता को लिया ठाकुरों के खिलाफ क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करनी है, लेकिन सीधा मैसेज आदित्यनाथ योगी को यह भी नहीं देना कि देखो तुम्हारे सामने हम कर रहे हैं। अब पीयूष गोयल की अपनी कितनी हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उनके जरिए ये ज्वाइनिंग जो है बहुत सारे सवालों को अभी भी जन्म दे रही है। लेकिन कुल मिला के अगर आप इसको समझें तो नेता बड़ा हो, ज्ञाना बड़ा हो, भोंपू मीडिया उनके पास है, मीडिया सोशल मीडिया उनके पास है, वो ब्रांडिंग कर सकते हैं और वो बता दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा नेता उनके साथ आ गया। आखिर में ये भी निकल के आता है कि कांग्रेस में जिस तरीके का सिरफुटबॉल चल रहा है, अगर वाकई में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या गांधी परिवार या यूं कहें कांग्रेस वाले इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो उनको जो है आगे उभरना बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और एक शख्सियत और है, ये चेहरा देखिए, ये है ममता बनर्जी का। शाम दाम दंड भेद अपनाकर इस ब्राह्मण नेता को, ब्राह्मण नेत्री है ना वो, शांडिल्य मेरा गोत्र है और चंडी पाठ उन्होंने पढ़ के मंच से सुनाया और भाजपा के तोते उड़ गए। तमाम हथियार अपनाने के बाद भी भाजपा वहाँ कामयाब नहीं हो पाई। उनके जो भतीजे हैं उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया अभिषेक बनर्जी को, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब टीएमसी सिर्फ बंगाल की पार्टी नहीं रहेगी, अब वो पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। तो हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी भी अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पे आ जाए और वो एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपने आप को, भाई प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ है नहीं, मंत्री या सीएम नहीं है, वो अलग बात है कि वो हिंदी भाषी हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, उनके चेहरे में इंदिरा गांधी दिखाई दे सकती है, लेकिन ममता बनर्जी सीएम हैं और जिस टोन में वो बात करती हैं, अगर उस टोन में आके उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और कुछ सीटों पर भी अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो 2024 में क्या होगा ये किसी से ढका छुपा नहीं है। तमाम इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए बीजेपी अब कुछ ब्राह्मण
नेताओं पर डोरे डाल रही है। वरना सोचिए कि अगर इतने ही काबिल थे जितिन प्रसाद तो अखिलेश यादव ने बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस के, सपा के, बसपा के अपनी पार्टी में शामिल करा दिया। इनको क्यों नहीं शामिल करा, ये वहाँ पे क्यों नहीं चले गए? हालांकि इनकी ज़बानी सुने तो वो राष्ट्रीय पार्टियाँ नहीं हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, वो जो है व्यक्ति विशेष की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती है। बहुत सारे पहलू हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, और बात करता रहूँगा, चीज़ें निकलती रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल यहीं विराम देते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जितिन प्रसाद बड़े नेता हो या ना हो, लेकिन उनकी ब्रांडिंग करके उनको बड़ा नेता बताने की कोशिश की जा रही है और सीधे दिल्ली में ज्वाइनिंग करा के आदित्यनाथ योगी का नाम ना निभा के कुछ मैसेज उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को देने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कितनी कामयाब भाजपा इस मामले में हो पाएगी। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे तो इजाज़त।